हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री के अंदर। हर रोज की तरह हम आज भी किसी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जो निमोनिया के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चों को निमोनिया बार बार क्यों हो जाता है, बच्चों को इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, बच्चों को बार बार खांसी क्यों हो जाती है, 65 साल से ऊपर वाले इंसान को खांसी वगैरह क्यों हो जाती है, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आखिर निमोनिया होता क्या है। ठीक है, तो निमोनिया को हम एक लैंग्वेज में फुफ्फुसी प्रदाय भी कह सकते हैं। ठीक है, निमोनिया क्या करता है कि हमारे फेफड़ों में दोनों ओर जो थैलीनुमा जो संरचना होती है या फिर जो थैलीनुमा जो भी हमारे पास में मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारे फेफड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, थोरेसिक कैविटीज हो सकती है। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। पानी भरना जब स्टार्ट हो जाता है तो वो एक संक्रमण का रूप ले लेता है। निमोनिया का एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम निमोकोकल बोलते हैं। निमोकोकल यहाँ पर क्या करता है कि फ्लूइड का कलेक्शन करता है, पानी भरना स्टार्ट कर देता है और फेफड़े जो हमारे जो एरोलाइज होती हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमको निमोनिया हो जाता है। ये एक जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है, फेफड़ों के अंदर मवाद भी इससे इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, ये जो संक्रमण होता है वो कैसे फैलता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये संक्रमण कैसे फैलता है। तो ये जो संक्रमण है फैलने के लिए कि जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उस समय जो हवा के थ्रू जो छोटे छोटे जो हमारी बूंदों के जो कण हैं वो हवा में घुल जाते हैं और कोई अच्छे पर्सन की तरफ, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी स्वस्थ पर्सन की तरफ बढ़ेगा, तो उसको अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है, ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आता है, तो उसको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किन चीज़ों में निमोनिया, किस किस व्यक्ति को ज़्यादा निमोनिया अफेक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि जो निमोनिया होता है वो बच्चों को और 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी कि अपना संक्रमण का जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाता है। इसके अंदर वही होता है कि लंग्स के अंदर हमारा पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर संक्रमण फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु या फिर उसको सांस लेने में तकलीफें हो सकती हैं। इस बीच एक और क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो निमोनिया होता है वो ठीक कब होता है। तो निमोनिया का जो संक्रमण है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो निमोनिया का संक्रमण है, यानी कि वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, कितना परसेंटेज बढ़ चुका है, उसके आधार पर वो धीरे धीरे क्या होता है, रिकवर होता है जब हम डॉक्टर की या फिर ट्रीटमेंट की सलाह लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो निमोनिया होता है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कि जो निमोनिया है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, तो पहला लक्षण हमारा यही रहेगा, अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसको निमोनिया हो सकता है। सेकेंड है, बलगम के साथ में उसको खांसी आ सकती है, यानी कि उसको कफ का सिक्रेशन हो रहा है, बलगम उसके शरीर में बन रहा है, तो बलगम के साथ में उसको खांसी हो सकती है, तो निमोनिया का कारण हो सकता है। थर्डली हम देखते हैं निमोनिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अगर वायरल निमोनिया है या फिर बैक्टीरियल वगैरह है, तो बैक्टीरियल में जो बलगम रहेगा वो हमारा येलो कलर का आएगा, पीले कलर का रहता है हल्का सा, और वायरल अगर है तो वो सफ़ेद कलर का हमारा कफ का जो मवाद निकलता है वो सफ़ेद कलर का हमारा यहाँ पर निकलता है। तो दोनों चीज़ों को हमको पकड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट है कि पेशेंट को ठंड देकर बुखार आ सकता है निमोनिया के अंदर, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है पेशेंट को, उसके बाद उसके सीने में तेज दर्द हो सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर अगर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको सीने में दर्द की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को चिपचिपापन भी लग सकता है, पसीना आ सकता है, चिपचिपापन हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, ठंड लग सकती है पेशेंट को, थकान ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो पेशेंट को थकान हो सकती है। पेशेंट यहाँ पर अगर तेजी से अगर सांस लेता है तो उसके मुंह में से गड़गड़ की आवाज़ जो है, गले से गड़गड़ की आवाज़ आ सकती है, जब वो सोता है, खर्राटे मारता है, तो गड़गड़ की आवाज़ अगर आती है तो उसको निमोनिया हो सकता है। ठीक है, हार्ट की जो गति है वो तेज हो सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो जो हार्ट की जो गति होती है वो भी तेज यहाँ पर हो सकती है। आगे हम लोग, ये हो गए हमारे लक्षणों की बात में, अगर इस टाइप के अगर लक्षण दिखते हैं तो हमको निमोनिया हो सकता है। एक और क्वेश्चन आता है
कि डबल निमोनिया क्या होता है, सिंगल निमोनिया क्या होता है। कि बोलते हैं कि ये सिंगल निमोनिया है और ये डबल निमोनिया हो गया है, बच्चों को क्या हो गया, डबल निमोनिया हो गया है, बूढ़े लोगों को डबल निमोनिया हो गया है। ठीक है, तो सिंगल निमोनिया का मतलब ये होता है कि फेफड़ों में किसी एक भाग में अगर मवाद का कलेक्शन हो रहा है, तो मवाद अगर भरना स्टार्ट हो रहा है तो उसको सिंगल निमोनिया बोलेंगे। दोनों तरफ फेफड़ों में अगर मवाद जो है वो भरना स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग डबल निमोनिया बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे हम देखते हैं कि निमोनिया में देखभाल कैसे करनी चाहिए लोगों की, कि अगर किसी पेशेंट को अगर निमोनिया हो गया है तो उसकी देखभाल हमको कैसे करना है, या फिर बच्चे को अगर निमोनिया हो गया है तो उसकी देखभाल हमको कैसे करनी है। समय समय पर हमको सबसे पहले उसका ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है कि कहीं उसका ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो नॉर्मल लेवल होता है वो 95% से 100% के बीच में ऑक्सीजन लेवल होता है, जिसको हम सैचुरेशन बोलते हैं, SpO2। तो अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो 80 से नीचे तो नहीं आ रहा है, तो अगर 80 से नीचे आता तो हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उस पेशेंट को बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी पेशेंट को अगर निमोनिया है तो उसको हम नेबुलाइजेशन की थेरेपी दे सकते हैं। नेबुलाइजेशन की थेरेपी देने के बाद में अगर उसके बाद भी अगर हमको ऐसा लगता है तो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर हम लोग जो निमोनिया को खत्म करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन ये रहते हैं कि निमोनिया के अंदर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर एडल्ट लोगों की, यानी कि वयस्क लोगों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो निमोनिया के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेशेंट को प्रोटीन देना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लोग दालें खा सकते हैं, आप लोग नट्स खा सकते हैं, आप लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जिससे आपको निमोनिया में रिकवर होने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो यहाँ आप लोग अंडे खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, जो सफ़ेद वाला मांस आता है वो खा सकते हैं, या फिर जो ठंडे पानी की जो मछलियाँ होती हैं आप उनको खा के भी आपका निमोनिया, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेकर निमोनिया को सही कर सकते हैं। बच्चों को अगर निमोनिया अगर हो गया है तो सबसे पहले उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमको रेस्ट देना है, आराम करने देना है, ज़्यादा बच्चों को परेशान हमको नहीं करना है, पर्याप्त उनको आराम देना है। अगर कोई भी सिम्टम निमोनिया का दिखता है तो तुरंत हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चों को हम हमारी मर्जी से कोई भी मेडिसिन हमको नहीं देना है। देन इसके अलावा अगर बच्चों को पानी की कमी हो रही है तो बिल्कुल भी हमको पानी की कमी नहीं होने देना है। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें निमोनिया के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। आशा है आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।